फ्रैंकनस्टाइन, जिसका मीनिंग है वो विजेता जिसने सब कुछ जीत लिया हो। फ्रैंकनस्टाइन मूवी है विक्टर फ्रैंकनस्टाइन और उसके मौत को हराने के पागलपन और जुनून की स्टोरी है, ऐसे मॉन्स्टर की जिसे देखकर आपको उससे हमदर्दी होगी न कि गुस्सा। स्टोरी है गॉड के क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय के पीछे छुपे रीजन की। इस मूवी से हमें रियलाइज होगा कि जितना ज़रूरी है पृथ्वी पर जन्म, उससे कहीं ज़रूरी है अंत। तो चलते हैं 2025 में रिलीज हुई अमेरिकन गोथिक मूवी फ्रैंकनस्टाइन के सफर पर, जो टाइम के साथ आपको एहसास कराएगी दादी नानी की परियों की कहानी की तरह। मूवी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्रील्यूड यानी इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट विक्टर्स टेल, थर्ड पार्ट क्रीचर्स टेल एंड लास्ट कंक्लूजन। मूवी का प्लॉट है 1857 का, जहां होराइजॉन्ट नाम का एक रॉयल डेनिश शिप जो कि नॉर्थ पोल की तरफ यात्रा कर रहा था, बर्फ में फंसने के कारण आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। शिप में मौजूद तमाम वर्कर जमी बर्फ को तोड़ने में लगे थे, तभी उन्हें धमाके की आवाज़ आती है। जाने पर वहां उन्हें बैडली इंजर्ड बैरन विक्टर फ्रैंकनस्टाइन मिलता है। वो उसे अपने शिप पर ले आते हैं और शिप का डॉक्टर विक्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। तभी उन्हें एक वियर्ड आवाज़ आती है जो विक्टर के सरेंडर की डिमांड करता है। उस क्रीचर को देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि वो बड़े मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। शिप का कैप्टन एंडरसन मॉन्स्टर पर फायरिंग कराने लगा, पर मॉन्स्टर पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मॉन्स्टर आगे आता गया और क्रू मेंबर्स पर अटैक करके 6 लोगों की जान ले लेता है। मॉन्स्टर शिप को जोर जोर से हिलाने लगता है। कैप्टन को जब लगा कि पूरे क्रू की जान खतरे में है, तो उसने ब्लंडर बस फायर आर्म गन से मॉन्स्टर की पास की आइस पर फायर कर दिया, जिससे वो मोटी बर्फ की परत टूट जाती है और मॉन्स्टर फ्रोजन वाटर में गिर जाता है और अंदर जम जाता है। सभी को लगता है कि मॉन्स्टर अब मर गया, पर ऐसा नहीं था। अगली सुबह जब विक्टर को होश आता है, तो वो मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और कहता है कि जब वो आए तो प्लीज़ तुम मुझे उसके सामने फेंक देना, वरना वो तुम सभी को मार देगा। कैप्टन कहता है कि वो मर गया, अब वो वापस नहीं आएगा। तो विक्टर कहता है कि नहीं, वो कभी मर नहीं सकता, वो फिर जिंदा होगा। मैंने उसे मारने की हर कोशिश की, पर वो हमेशा जिंदा हो जाता है। कैप्टन पूछता है कि किस दरिंदे ने ऐसे दरिंदे को जन्म दिया। विक्टर कहता है कि इसे मैंने बनाया है, और वो अपनी स्टोरी कैप्टन को बताने लगता है। और यहाँ से शुरू होता है सेकेंड पार्ट द विक्टर्स टेल। स्टोरी पास्ट में जाती है विक्टर के बचपन में, जब वो 12-13 साल का था। विक्टर के पापा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, सर्जन एंड बैरन यानी नवाब थे। वो चाहते थे कि विक्टर भी उनकी तरह बड़ा डॉक्टर बने। वो विक्टर और अपनी वाइफ को भी प्यार नहीं करते थे। इवन उन्होंने विक्टर की मॉम से शादी ही इसलिए की क्योंकि वो एक शाही परिवार से थी और अपने साथ खूब सारा दौलत लेकर आई थी, जिससे उनका नवाब का पद बच पाया। विक्टर की तरफ उनका रवैया काफ़ी सख्त था। विक्टर की माँ जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, तो उसके पिता ने उनकी डिलीवरी की। बच्चा तो सही सलामत पैदा हुआ, पर विक्टर की माँ मर गई। इस बच्चे का नाम विलियम फ्रैंकनस्टाइन था, जिसे वो खूब प्यार करते। इसलिए विक्टर विलियम को नहीं पसंद करता था, क्योंकि विलियम को वो सब कुछ मिल रहा था जो विक्टर को कभी नहीं मिला। एक दिन विक्टर अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने माँ को जानबूझकर मरने दिया ना। तो उसके पिता कहते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे वश में नहीं है। विक्टर कहता है इसका मतलब आप हार गए। मैं एक दिन आपसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा और मौत पर भी जीत हासिल करके दिखाऊंगा। और यहाँ से विक्टर का दूसरा जन्म होता है, जुनून और पागलपन से भरे विक्टर का। कुछ समय बाद कुछ रिवोल्ट एंड प्लांटेशन फील्ड में आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया और उसके पिता मर गए। उसके बाद विलियम किसी रिलेटिव के साथ वियना चला गया और विक्टर पहले इंग्लैंड, उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए एडनबर्ग चला गया। कुछ सालों बाद 1855 यानी प्रेजेंट स्टोरी 1857 से 2 साल पहले विक्टर को रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिनल डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल में अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हुए देखते हैं। वो प्रोजेक्ट जिसका जुनून उसे बचपन में ही पैदा हो गया था, मरे इंसान को फिर से जिंदा करने का जुनून। एक्सपेरिमेंट में उसने अपर हाफ डेड बॉडी रखी थी, जिसमें हाथ किसी और मरे इंसान का था। उसने उस डेड बॉडी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की हेल्प से जिंदा कर दिया, जिसे देखकर ट्रिब्यूनल पैनल में बैठे जजेस एंड स्कॉलर्स सरप्राइज्ड हो गए। उन्हें लगा ये कोई मैजिक टाइप चीज़ है। फिर विक्टर उस डेड बॉडी की तरफ एक बॉल फेंकता है, तो वो डेड बॉडी उस बॉल को कैच कर लेती है और मांगने पर वापस भी कर रही थी। ये सब देखकर ट्रिब्यूनल के लोग बवाल करने लगते हैं कि ये नेचर के अगेंस्ट है, तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को
बंद करना होगा। विक्टर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकाल कर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो अलाइव डेड बॉडी फिर से डेड हो जाती है। ट्रिब्यूनल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बैठा रहता है जिसने विक्टर का पीछा किया। उसने अपना नाम हेनरिक हारलैंडर बताया। उसने ये भी बताया कि विक्टर का छोटा भाई विलियम एक अच्छा बिजनेसमैन है और उसकी भतीजी एलिजाबेथ हारलैंडर से उसकी शादी होने वाली है। हारलैंडर कहता है कि विक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जितने पैसे चाहिए वो लगाएगा। उसे जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में हो, वो उसे ला कर देगा, पर उसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। विक्टर पूछता है कि हारलैंडर को उसके प्रोजेक्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों है, तो हारलैंडर बताता है कि वो इसका रीज़न वक्त आने पर बताएगा। हारलैंडर बताता है कि वो पहले आर्मी में सर्जन था, फिर उसने जॉब छोड़ दी और अब उसकी एम्यूनेशन फैक्ट्री यानी आर्म्स बिजनेस है, इसलिए उसे जो भी सामान चाहिए उसके फैक्ट्री में सब बन जाएंगे। हारलैंडर उसे फिफ्थ एविलियन टेबल दिखाता है, जो कि दुनिया के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 ही हैं, पर 5वां टेबल हारलैंडर के पास था। एविलियन टेबल एक एनाटॉमिकल वुडन बोर्ड होता है जिसमें बॉडी के नर्व्स, वेन्स एंड आर्टरीज को ह्यूमन टिश्यू से प्रिजर्व करके वुडन बोर्ड्स पर चिपकाया जाता है, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह को बॉडी स्ट्रक्चर एंड नर्व्स वगैरह के बारे में दिखाया और समझाया जा सके। तभी वहाँ विलियम और एलिजाबेथ डिनर के लिए आते हैं और पहली बार ही एलिजाबेथ को देखकर विक्टर उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और उसका रीज़न ये होता है कि एलिजाबेथ बिल्कुल विक्टर की माँ की तरह लगती थी, जिससे विक्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और उनके मरने का सदमा वो सह नहीं पाया और तभी से मौत से लड़ने का जुनून पाल लिया। लेकिन पहली मुलाकात में ही दोनों में बहस हो जाती है। एलिजाबेथ बोलती है कि साइंस एंड नेचर के बीच एक लाइन है जिसे हमें मेंटेन रखना चाहिए। साइंस सिर्फ नेचर एंड क्रिएशन को समझने के लिए है। उसके ज़रिए गॉड बनने की कभी कोशिश मत करना, वरना अंजाम खतरनाक होगा। विक्टर हारलैंडर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रोजेक्ट पर लग जाता है। हारलैंडर विक्टर और विलियम के साथ एक झील पर गया, जहाँ एक टावर था जो सिंचाई के लिए बनाया गया था, जो कि पानी साफ करने का प्लांट था। पर जंग की वजह से उस काम को रोक दिया गया था और तब से टावर खाली पड़ा था। विक्टर अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ही जगह और टावर की तलाश में था, ताकि आसपास कोई आदमी न हो और बिजली की चमक का प्रयोग करने में टावर हेल्पफुल हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की ज़रूरत थी, जो कि लाइटनिंग एंड थंडर के हेल्प से ही जनरेट की जा सकती थी। प्रोजेक्ट के लिए कंडक्टर जो कि प्योर सिल्वर की रॉड की हो उसकी ज़रूरत थी, जो टेलीस्कोप की तरह खुले और बिजली और डेड बॉडी के बीच कंडक्टर का काम करे और एनफ इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न कर सके प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट की देखरेख की सारी जिम्मेदारी विलियम की होती है, जो कि बखूबी निभाता भी है। विक्टर सैंपल के लिए एक डेड बॉडी खोजने जाता है, जहां उसे एलिजाबेथ मिलती है। आगे वो कॉफ़ी पीते हैं और साथ में डांस वगैरह भी करते हैं। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि हमारा मिलना सही नहीं है, पर विक्टर कहता है कि सब सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ही गलत हम कर रहे हैं। एक्चुअली विक्टर एक घमंडी, हार्टलेस, एरोगेंट एंड सेल्फिश इंसान बन चुका था अब तक। उसे इसकी ज़रा परवाह नहीं थी कि एलिजाबेथ उसके भाई, जो उसे बेहद प्यार करता है, उसकी मंगेतर है। विलियम यहाँ साइड पर बिजी रहता और विक्टर एलिजाबेथ को इम्प्रेस करने में। प्रोजेक्ट अपनी स्पीड से चल रहा था, पर उसमें कुछ तो प्रॉब्लम थी जिस वजह से डेड बॉडी हिल ही नहीं रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसी बीच हारलैंडर को ये एहसास हो गया कि विक्टर एलिजाबेथ को पसंद करने लगा है। हारलैंडर विक्टर से कहता है कि वो एलिजाबेथ से दूर रहे, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट में डिले हो रहा। विक्टर अपना सारा ध्यान सिर्फ प्रोजेक्ट पर लगाए और उसे 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया कि उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आया प्रोजेक्ट का, तो वो इन्वेस्टमेंट रोक देगा। उसी रात एलिजाबेथ विक्टर के पास आती है। प्रोजेक्ट सैंपल देखकर वो क्यूरियस होती है और कहती है कि मानवीय शरीर की एक जैसी बनावट ऊपर वाले की कारीगरी दिखाती है। विक्टर तभी उसे अपने प्यार का इजहार करता है, पर एलिजाबेथ उसे इनकार करके वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ विक्टर से ज़्यादा उसकी काम की तरफ अट्रैक्टेड थी और वो उसके भाई की मंगेतर थी, इसका एहसास उसे था और इसलिए वो विक्टर को मना कर देती है। विक्टर को एलिजाबेथ की सिमेट्री वाली बात याद आती है और इस बार जब वो नीडल डेड बॉडी में इंसर्ट करता है तो डेड बॉडी हिलने लगती है, यानी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। अब विक्टर को मात देने का की फैक्टर पता चल गया था। उसने अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए वो वॉर में मरे लोगों की डेड बॉडीज कलेक्ट करता है, उनसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट कट करता है और फाइनल डेड बॉडी तैयार कर देता है। किसी का हाथ
किसी का पैर, दिल किसी का, आंखें किसी और डेड बॉडी से, किडनी किसी से, लंग किसी और से, और इस तरह से लाशों के ढेर से तैयार होता है एक अलग कंप्लीट बॉडी जिसमें विक्टर प्राण फूंकने वाला था। कुछ हफ्तों में तेज बारिश, लाइटनिंग एंड थंडर का आगाज होता है, जो कि प्रोजेक्ट का फाइनल स्टेप था। विक्टर हालैंडर के पास प्रोजेक्ट के बारे में बताने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि हालैंडर को सिफिलिस बीमारी है, जो कि एचआईवी एड्स की तरह की एक बीमारी होती है। हालैंडर के पास पैसे तो इनफिनाइट थे, पर लाइफ उतनी ही कम। हालैंडर चाहता था कि विक्टर अपने प्रोजेक्ट में सफल हो जाए ताकि हालैंडर को नया जीवन मिल सके, पर विक्टर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि हालैंडर की बॉडी अंदर से पूरी तरीके से खराब और गल गई है। पर हालैंडर को ये कुछ भी नहीं सुनना था, उसे बस हाँ में जवाब चाहिए था। इसी में फाइट हो जाती है और हालैंडर छत से गिरकर मर जाता है। फाइट में हालैंडर ने सिल्वर रॉड जमीन पर फेंक दी थी, इससे वो थोड़ी मुड़ गई थी, पर फिर भी विक्टर ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। लाइटनिंग का इन्फ्लक्स हुआ, पर प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिसे देखकर विक्टर उदास हो जाता है और थक कर सो जाता है। अगली सुबह उसे नींद में वही डार्क एंजल आती है जो बचपन में आई थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है और अपने सामने उस डेड बॉडी को जिंदा खड़ा देखकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं। पहले तो वो उसे देखकर डर जाता है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये घातक नहीं है, तो वो उसके करीब जाता है। विक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। वो उस बड़े ताकतवर क्रीचर को चीजों से रूबरू कराने लगा। क्रीचर को पहला वर्ड सिखाया विक्टर। क्रीचर कोई और वर्ड बोल ही नहीं पाता था और उसका दिमाग बिल्कुल अनजान छोटे बच्चे की तरह था। विक्टर उसे पानी, आग, धूप सबसे पहचान करा रहा था। विक्टर उसे मोटी चेन में बांध कर रखता था क्योंकि वो क्रीचर बहुत ताकतवर था, इसलिए कहीं वो विक्टर या खुद को ही नुकसान न पहुंचा ले, और उसे चीजों की कुछ समझ नहीं थी। वो आग में भी अपने हाथ डाल देता था, इसलिए उसे बांधना जरूरी था। कुछ हफ्ते बीत गए, विक्टर अब क्रीचर से उबने लगा। विक्टर को एहसास होता कि उसने कोई गलती कर दी है, तभी ये ऐसा बन गया है। इसका दिमाग काम नहीं करता है और वो अजीबो-गरीब तरीके से चलता भी था। और ऐसा हो भी क्यों ना, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को काट कर, सिल कर, जोड़ कर कोई चीज़ बनी है तो वो ऐसा ही रहेगी। तभी एक दिन वहाँ विलियम एंड एलिजाबेथ आते हैं क्योंकि एलिजाबेथ अपने चाचा से मिलना चाहती थी। उन्हें देखकर विक्टर सहम जाता है। वहाँ एलिजाबेथ को बेसमेंट से विक्टर विक्टर की आवाज़ आ रही थी, जिसका पीछा करते हुए वो क्रीचर के पास जाती है और उसे देखकर खुश होती है। वो उससे बातें करती है और अपना नाम बोलना सिखाती है, पर क्रीचर सिवाय विक्टर कुछ नहीं बोलता। एलिजाबेथ उसे छोटे बच्चे की तरह प्यार से सिखा रही थी और क्रीचर उसके साथ खुश लग रहा था, जिसे देखकर विक्टर को जलन होने लगती है। विक्टर को लगता है कि एलिजाबेथ ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और क्रीचर की उससे नज़दीकियां उसे रास नहीं आ रही थी। विक्टर ने एलिजाबेथ से क्रीचर से दूर रहने को भी कहा क्योंकि वो खतरनाक है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो एलिजाबेथ कहती है कि शायद क्रीचर एक पवित्र आत्मा है जिसकी पूरी दुनिया तुम यानी विक्टर है। विक्टर विलियम से कहता है कि उस क्रीचर ने हालैंडर को मार दिया, इसलिए तुम एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाओ ताकि उसे हालैंडर की मौत का पता न चले और उसकी जान भी खतरे में न पड़े। वो विलियम से कहता है कि प्रोजेक्ट में कोई कमी आई है, तभी ये क्रीचर इतना वियर्ड है। हमें इसे जितना जल्दी हो खत्म करना होगा, इसलिए तुम यहाँ से एलिजाबेथ को लेकर चले जाओ। विलियम एलिजाबेथ को लेकर वापस जाने लगता है। इधर विक्टर पूरे घर में केरोसिन ऑयल डालकर आग लगा देता है और क्रीचर को बधा जलने के लिए छोड़कर बाहर चला आता है। क्रीचर विक्टर विक्टर चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर विक्टर को अफसोस हुआ और वो वापस क्रीचर को बचाने जाता है, पर तेज ब्लास्ट से पूरा घर ढह जाता है और विक्टर उसमें घायल हो जाता है और उसका एक पैर कट जाता है। उधर एलिजाबेथ को कुछ अनहोनी का शक होता है और वो वापस आने लगती है, पर जब तक वो वापस आती है तब तक सब कुछ जल चुका था। एलिजाबेथ अब विक्टर से नफरत करने लगी थी। वो विक्टर को गुनहगार मानती थी कि उसने उस क्रीचर को जान से मार दिया। फिर विलियम विक्टर को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पता चलता है कि वो क्रीचर मोटी बर्फ और बर्फीले पानी के अंदर इतनी देर रहने के बाद भी नहीं मरा था। वो बर्फ तोड़कर वापस आ गया। अब वो और गुस्से में हो गया था। सबको मारते पीटते वो शिप पर चढ़ गया और उस कमरे तक पहुंच गया जहां विक्टर और कैप्टन थे। कैप्टन आगे आकर क्रीचर को रोकने की कोशिश करता है, तो क्रीचर उसे भी हवा में ऊपर उठा देता है, जिसे देखकर विक्टर क्रीचर से कहता है कि वो विक्टर को अपने साथ ले चले, पर कैप्टन को छोड़ दे। कैप्टन कहता है तुम्हारे मालिक ने सही कहा, तुम एक दरिंदे हो।
क्रीचर कहता है, तुमने मेरे क्रिएटर की स्टोरी तो सुन ली पर मेरी स्टोरी तुमने नहीं सुनी। और यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 3, द क्रीचर्स टेल। क्रीचर बताता है कि आग लगने के बाद मैं किसी तरह अपने आप को उस मोटी जंजीरों से छुड़ाकर पानी वाले फ्लो एरिया से कूद गया, जो बाहर नदी में गिरता था, जो जंगलों के बीच से बहती थी। मैं कुछ दिनों तक जंगलों में भटकता रहा। जानवर भी मुझे देखकर डर जाते थे, शिकारी मुझे शैतान समझते और मुझ पर हमला कर देते। एक दिन मैं अपनी जान बचाकर पहाड़ी पर बसे एक खाली घर में जाता हूँ। वहाँ मैं गियर मिल्स में छुपकर रहने लगा। कुछ दिन बाद घर में 5 लोग वापस आते हैं, जो वही शिकारी होते हैं जिन्होंने जंगल में मुझे देखकर मुझ पर हमला किया था। उस परिवार में एक औरत, एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ा आदमी था जो देख नहीं सकता था, पर उसके आँखों में एक अलग नूर थी। उनकी अलग बोली थी, जिससे वो एक दूसरे से बात करते थे। मैं सोचता था कि मैं उनके किस काम आ सकता हूँ। उन्हें छुप-छुप कर देखता। मैंने जब देखा कि वो लकड़ियाँ ला रहे हैं जंगल से, तो मैंने जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ लाकर चोरी से रख दी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए। मैं ऐसे ही उनकी छोटी-मोटी मदद करने लगा। उन्हें लगता ये जंगल की पवित्र आत्मा कर रही है, इसलिए वो उसे शुक्रिया कहते और बदले में खाना और कपड़े देते। अब मेरा जीवन अच्छा लगने लगा था। मैं उनकी मदद करता और उनके साथ रहता बिना उन्हें दिखे। बूढ़ा आदमी बच्ची को किताब पढ़ना सिखाता था, तो मैंने वहाँ से किताब पढ़ना सीखा। एक दिन परिवार के सभी लोग चले गए घर से, पर वो बूढ़ा आदमी नहीं गया। मैंने हिम्मत की और एक कदम बढ़ाकर उनकी दुनिया में पाँव रखा। मुझे नहीं पता था कि वो बूढ़ा इंसान मुझे स्वीकार करेगा या मुझसे डरेगा। उन्हें दिखाई तो नहीं देता, पर वो सुन और महसूस कर सकते थे मेरा वहाँ रहना। उन्होंने मुझे अपनी फैमिली के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मैं उनके साथ रहता, मैं वहाँ बहुत सारी किताबों को पढ़ता हूँ। वो मुझे इंसानों की तरह जीना सिखाते हैं। इंसानों के हर काम मुझे एक छोटे बच्चे की तरह सिखाते हैं। एक दिन वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मैं ये सुनकर चौंक जाता हूँ, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मेरा क्या वजूद है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक नाम याद है, विक्टर। वो कहते हैं कि मैं विक्टर के पास जाऊँ और अपने बारे में जानूँ, और जिसने भी मेरे साथ कुछ गलत किया हो उसे भूल कर उस इंसान को माफ़ कर दूँ। मैं उस जगह दोबारा जाता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था। वहाँ मुझे पता चलता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। मैं सिर्फ लाशों का ढेर हूँ, एक कचरा जिसे कई लाशों को काट कर और जोड़कर बना दिया गया था, जो अपने आप में अकेला है, कभी न मरने वाला प्राणी। चाहे कितने ही जख्म क्यों न मिले, वो भर जाएंगे और मैं हमेशा के लिए इस धरती पर जिंदा रहूंगा। मुझे वहाँ विलियम के घर का पता मिला। मैं वापस बूढ़े इंसान के पास जाता हूँ, पर जंगली भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया और वे घायल हो गए। जब मैं वहाँ पहुँचा, कुछ लम्हों बाद वो मर गए और उसी पल उनका परिवार भी शिकार से वापस आ गया, और उन्हें लगा कि मैंने उन्हें मारा, इसलिए वो मुझ पर गोलियां चला देते हैं और मैं बेहोश जमीन पर गिर जाता हूँ। पता नहीं कितने दिन बाद मुझे होश आया, पर मेरे घाव भर चुके थे। उसके बाद मैं विक्टर से मिलने निकल पड़ा। विक्टर के पास आकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरे जैसा एक और इंसान बना दे, ताकि वो उसके साथ रहे, उससे बातें करे, क्योंकि वो कभी मर नहीं सकता। पर ऐसे अकेले जीना मौत से भी बुरा है। मौत तो अच्छी चीज़ है, वो तकलीफ़ों से आज़ाद करती है, वहीं ज़िंदगी तकलीफ़ों से खड़ी होती है। पर विक्टर ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बनाकर ही पछता रहा हूँ। तुम दरिंदे हो, कभी न मरने वाले दरिंदे। तुम्हारे जैसा एक और बना दूँ, ताकि तुम बच्चे पैदा करो, फैमिली बढ़ाओ और पूरे इंसानियत को ख़त्म कर दो। क्रीचर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दरिंदा मैं नहीं, तुम हो। यदि तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते, तो मुझे दरिंदा कहने का भी कोई हक नहीं। मैं तुम्हें मार दूंगा। और क्रीचर ने विक्टर को उठाकर पटक दिया। आवाज़ सुनकर एलिजाबेथ आती है और क्रीचर को देखकर खुश हो जाती है। वो उसे गले लगाती है, पर तभी विक्टर क्रीचर पर गोली मारने जाता है और एलिजाबेथ उस गोली को अपने ऊपर ले लेती है। गोली की आवाज़ सुनकर विलियम भी आ जाता है, जिसे देखकर विक्टर विलियम से कहता है कि क्रीचर ने ही एलिजाबेथ की जान ले ली है। इसलिए विलियम गुस्से से क्रीचर की तरफ जाता है, पर क्रीचर उसे भी उठाकर पटक देता है और जख्मी एलिजाबेथ को लेकर वहां से चला जाता है। विक्टर घायल विलियम को बचाने के लिए कहता है, तो विलियम कहता है कि आप मुझे किससे बचाएंगे? मॉन्स्टर वो नहीं, आप हैं। आपकी जिद है, आपकी जिद ने सब खत्म कर दिया। इतना कहकर विलियम भी मर जाता है। गुस्से में विक्टर एलिजाबेथ के गिरे खून को फॉलो करते हुए क्रीचर के पास पहुंच जाता है। विक्टर को देखकर क्रीचर कहता है कि तुमने इसे भी मार डाला, अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। और वो इतना कहकर विक्टर की नाक तोड़कर वहां से चला जाता है। कई साल ऐसे ही गुजर गए थे। विक्टर क्रीचर की तलाश करता रहा और एक दिन क्रीचर उससे फिर मिल गया। अब वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो
हो गए थे। विक्टर अपने साथ डायनामाइट लाया था ताकि वो उसे क्रीचर को मार देगा, पर क्रीचर ने खुद डायनामाइट हाथ में लेकर कहा कि जलाओ इसे, मैं भी चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, ये बदतर ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है। पर अगर मैं नहीं मरा तो तुम मेरे मालिक तड़पने के लिए तैयार रहना। डायनामाइट ब्लास्ट करता है, क्रीचर का शरीर जलता तो है पर वो फिर से हील हो जाता है, जख्म भर जाते हैं। भागता हुआ विक्टर धमाके से दूर जाकर गिरा और कैप्टन विक्टर को उठाकर शिप में ले आए, और जो बहुत सारा खून था वो विक्टर का नहीं बल्कि उस क्रीचर का था, और यहाँ क्रीचर अपनी पूरी कहानी सुना डालता है। नाउ आता है फोर्थ पार्ट, द कंक्लूजन, जहाँ विक्टर क्रीचर से माफ़ी मांगता है। उसे एहसास होता है कि उसने प्रकृति को चैलेंज देने की कोशिश में इतना भयानक आविष्कार कर दिया। उसका रवैया भी क्रीचर की तरफ बुरा था। उसने स्वीकार किया कि तुम मेरे क्रिएशन हो, तुम मेरे बच्चे हो। विक्टर ने कहा कि तुम्हें अपनी ये ज़िंदगी स्वीकारनी होगी, तुम इससे भाग ही नहीं सकते, तो तुम्हें इसे एक्सेप्ट करके जीना ही होगा। क्रीचर ये सुनकर विक्टर का माथा चूमता है और उसे माफ़ कर देता है और उसे पिता कहकर पुकारता है। विक्टर क्रीचर से कहता है कि एक बार वो उसे उसी नाम से पुकारे जो वो पुकारता है। क्रीचर उसे विक्टर पुकारता है और विक्टर की जान खत्म हो जाती है। क्रीचर फिर शिप से नीचे आकर अपनी ताकत से शिप को बर्फ से धकेल कर पानी में कर देता है और शिप चल पड़ती है और सभी क्रू मेंबर्स शिप से उसका शुक्रिया करते हैं। क्रीचर उस आर्कटिक में अकेले रह जाता है। उसने अपनी बाहें फैलाकर आर्कटिक के सूरज को महसूस किया और अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, एंड मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है इस मैसेज के साथ कि क्रिएटर ने जो भी क्रिएशन किया है बहुत सोच समझ कर किया है। इंसानों ने जब जब नेचर के डेकोरम को बिगाड़ा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ा, पर फिर भी इंसान भगवान बनने की चाह में जुर्म करता ही जा रहा। आपको क्रीचर से लगाव और विक्टर पर गुस्सा आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्मी में गुड बाय।